जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे उन्नत है, जिसके पास अधिकांश देशों से बेहतर हार्डवेयर है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में तेजी से ताकत हासिल करने के बावजूद, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का असली प्रदर्शन किया। अमेरिका ने नाजी धुरी देशों को हराकर युद्ध खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। इस सफलता का कारण था अमेरिका की सैन्य नवाचार क्षमता। इसमें विविध प्रकार की रणनीतियां और हथियार शामिल थे, जो कभी दुश्मनों को पूरी तरह नष्ट कर देते थे और कभी उन्हें भ्रमित कर देते थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट परमाणु बम निर्माण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। नवाचार के अन्य उदाहरणों में घोस्ट आर्मी जैसी इकाइयों की धोखाधड़ी रणनीतियां भी हैं, जिसे हमने हाल ही में अपने दूसरे चैनल वॉरफ्रंट्स पर कवर किया था। हालांकि अमेरिकी सेना के नवाचार हमेशा सफल नहीं रहे। कई बार नए हार्डवेयर योजनाएं गलत सैन्य सिद्धांतों पर आधारित होती थीं, जैसे कुख्यात गैबोम, जिसे हमने कई बार कवर किया है। प्रस्तावित परियोजनाएं हास्यास्पद थीं, जिनकी सफलता की संभावना नहीं थी। अगर इन्हें लागू किया जाता तो ये मजाक और अनावश्यक जानमाल के नुकसान का कारण बनते। इसी तरह का एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध में प्रस्तुत बैट बम था। हाँ, इसे सच में यही नाम दिया गया था, और हाँ, इसका मतलब वही है जो नाम से लगता है। तो चलिए इसमें गहराई से जानते हैं, ठीक है? जनवरी 1942 में सेगावा युद्ध पूरी तरह से चल रहा था। हालात अभी नाजियों के खिलाफ नहीं बदले थे, जिन्होंने 6 महीने पहले ऑपरेशन बारबारोसा से सोवियत संघ पर हमला किया था। अब वे वोल्गा नदी पर स्टालिनग्राद की खूनी घेराबंदी की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका की बात करें तो 1 महीने पहले ही जापानियों ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया था और अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा लिया था। 11 दिसंबर 1941 को अमेरिकी युद्ध मशीनें सक्रिय होते ही सैनिकों की तैनाती और हथियार भंडारण तेज हो गया। लेकिन अमेरिका जानता था कि जर्मन और जापानी सेनाओं की संयुक्त शक्ति और उनके विभिन्न राज्य और गैर राज्य सहयोगियों को छोड़ भी दें तो भी उन्हें हराना एक बड़ी चुनौती होगी। अब तक ब्रिटिश और सोवियत सेनाओं ने अपने अपने युद्ध क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण मोर्चे संभाले थे, उसके बावजूद अमेरिका के युद्ध की घोषणा के 6 महीने के भीतर ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट आकार लेने लगा। उस समय के महान वैज्ञानिक दिमागों के योगदान से आगे चलकर यह कल्पना की सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक बना। ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल इतिहास में केवल एक बार हुआ, 1945 की गर्मियों में जिद्दी जापानी प्रतिरोध को निर्णायक रूप से समाप्त करने के लिए। इस दौरान अमेरिका और भी हास्यास्पद सैन्य विचारों पर विचार करने को तैयार था। यह काम रॉबर्ट ओपेनहाइमर या अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, बल्कि पेंसिल्वेनिया के डेंटिस्ट लाइटल एस एडम्स जैसे लोगों ने किया। उनका प्रस्ताव था बैट बम, जिसकी प्रेरणा उन्हें न्यू मैक्सिको के एक नेशनल पार्क की यात्रा के दौरान मिली थी, शायद नोवोकेन के असर में। हमारे पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि बैट बम, जिसे कभी वास्तव में लागू नहीं किया गया, शायद दिमाग से कागज पर उतारे गए सबसे अजीब युद्धकालीन विचारों में से एक था। आप पूछ सकते हैं, दंत चिकित्सक का युद्ध के कोहरे से क्या संबंध? दरअसल जीवन की तरह सब कुछ संबंधों पर निर्भर है। एडम्स, प्रथम महिला एलेनोर रूजवेल्ट, जो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थीं, के जानकार थे। वह दंत चिकित्सक, पायलट और पार्ट टाइम आविष्कारक भी थे। उनका विचार था कि चमगादड़ों को आग लगाने वाले उपकरणों के साथ जापानी ठिकानों पर छोड़ दें, ताकि ये जापानियों के लकड़ी के घरों में आग लगा दे। इससे भयानक आग लगती, टोक्यो जल उठता और युद्ध जल्दी खत्म हो जाता। न्यू मैक्सिको में, जहां युद्ध की सबसे बड़ी सफलता का परीक्षण हुआ, वहीं एडम्स को उसकी सबसे बेवकूफी भरी योजना की प्रेरणा मिली। पर्ल हार्बर हमले के दौरान एडम्स छुट्टियों में कार्ल्सबैड कैवर्न्स में थे, जो विशाल भूमिगत चूना पत्थर गुफाओं का परिसर है। गुफाओं में 17 प्रजातियों के चमगादड़ रहते हैं, जिनकी संख्या 1940 के दशक में शायद कई मिलियन थी। एडम्स ने देखा कि ये रात्रिचर सूर्योदय से पहले लौटते हैं। इससे उनके दिमाग में यह विचार आया कि अगर किसी तरह इन जानवरों के साथ कोई आग लगाने वाला उपकरण
जैसे नेपाम बांध दिया जाए। अगर उन्हें टोक्यो जैसे घनी आबादी वाले और ज्वलनशील शहरों में छोड़ें तो पूरा शहर तुरंत राख हो सकता है। एडम्स थोड़ा पागल था, लेकिन उसका विचार नैतिकता हटाकर देखा जाए तो पूरी तरह गलत नहीं था। जापानी घर आमतौर पर लकड़ी के होते थे, जिस पर आगजनी हमला उन्हें जल्दी जला सकता था। एडम्स की योजना में चमगादड़ों का उपयोग जिस तरह से बताया गया है, वह किसी भी तरह मानवीय तो नहीं थी, लेकिन सिद्धांत रूप में कम से कम सस्ती और जल्दी लागू की जा सकती थी। उनकी पढ़ाई के अनुसार चमगादड़ बहुत मजबूत और फुर्तीले थे। उड़ते समय अपने वजन से 3 गुना भार उठा सकते थे। करीब 9 ग्राम का चमगादड़ 30 ग्राम का उपकरण उठा सकता था, जिससे वह युद्ध में घातक संदेशवाहक बन जाता। अगर सही इस्तेमाल हो तो कुछ लाख चमगादड़ों को पकड़कर उन पर मोलोटोव कॉकटेल बांधना और उड़ाना काफी होगा। एडम्स को इन जीवों के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने इन्हें इतिहास में अंधकार और बुराई से जुड़े सबसे निम्न जीवन रूप कहा। उन्होंने कहा कि अब तक निर्माण के कारण नहीं बताए गए हैं। मेरे विचार से हबियाम की डीएमसी विचार से भगवान ने घंटाघरों, सुरंगों और गुफाओं में लाखों चमगादड़ों को सदियों से इसी घड़ी के लिए रखा था, मानव स्वतंत्र अस्तित्व की योजना में अपनी भूमिका निभाने और उन लोगों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए जो हमारे जीवन के तरीके को अपवित्र करने की हिम्मत करते हैं। एडम्स ने 1942 की शुरुआत में व्हाइट हाउस को पत्र लिखकर अपने अजीब विचार बताए। उनके अनुसार चमगादड़ कीट हैं और ईश्वर का उपहार है। अमेरिका को पर्ल हार्बर पर जापानी हमले की सजा देने में मदद करने के लिए। जैसा कि बताया, वह थोड़ा पागल जरूर था। ऐसा लगा कि इस योजना के विकास में 3 साल नहीं लगेंगे, जैसे परमाणु बम में लगे थे। एडम्स का यह भी मानना था कि इस योजना को इस तरह से अंजाम देना संभव होगा कि इससे बड़ी संख्या में मानव जीवन की हानि नहीं होगी। उन्हें लगा कि यह जापानी घरों के साथ साथ उद्योगों को भी समतल कर सकता है, लेकिन इससे आबादी को ज्यादातर अपनी जान बचाकर उस नरक से निकलने का मौका मिल जाएगा। यह सेना के शस्त्रागार के लिए तेज, सस्ता और चालाक हथियार था। कुछ भी सच नहीं निकला, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि एडम्स ने पत्र जमा करने के अगले महीने हार्वर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट लुइस फ्राइजर ने नेपाम का आविष्कार किया, जो एक अत्यधिक ज्वलनशील जेल जैसा तरल था, जिसे बनाना सस्ता था और जिसे बाद में जापान और वियतनाम में सैन्य और नागरिक आबादी को जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। संभवतः इस खोज के बाद राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एडम्स के विचार को मंजूरी दी और कहा कि यह आदमी पागल नहीं है। यह एक पूरी तरह से पागलपन भरा विचार लगता है, लेकिन इसे जांचना लायक है। योजना अस्थायी रूप से लागू की गई। पहली चुनौती ऐसा हल्का आग लगाने वाला उपकरण ढूंढना था, जिससे मौत के दूत रात में आसानी से ले जा सके। अभी तक ऐसा कोई हथियार मौजूद नहीं था जिसका वजन 2 औंस या लगभग 56 ग्राम से कम हो। इसलिए डॉक्टर फाइजर को उनके हार्वर्ड लैब से बाहर निकाला गया और समाधान पर काम करने के लिए लगा दिया गया। फाइजर ने 17.5 ग्राम वजनी टाइमर वाला नेपाम बम जल्दी डिजाइन किया। अब सही चमगादड़ चुनना बाकी था। इसके लिए एडम्स ने लॉस एंजल्स के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के शोधकर्ताओं को परिवार के कारण शामिल किया। यह तय किया गया कि मैक्सिकन फ्री-टेल्ड बैट इस ऑपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त होगी, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे आम चमगादड़ प्रजातियों में से एक है, मैक्सिकन फ्री-टेल। इसका वजन लगभग 11 ग्राम था और अगर इसे ठीक से इसके छोटे शरीर पर बांधा जाए तो यह फाइजर के सुसाइड पैक को आसानी से उठा सकती थी। फिर नेताओं को तय करना था कि चमगादड़ों को कैसे गिराकर तैनात करें। यह तय किया गया कि उन्हें पुनर्निर्मित बम के खोल में पैक किया जाएगा, जिन्हें गोल ट्रे द्वारा अलग किया जाएगा, जिनमें छोटे छोटे कोने होंगे, जिनमें चमगादड़ों को उल्टा सोते हुए रखा जा सकेगा। हर खोल में करीब 1000 चमगादड़ होते, जिन्हें पैराशूट से गिराया जाता। खोल गिरते ही चमगादड़ सक्रिय हो जाते। परियोजना पर काम करने के लिए नियुक्त इंजीनियरों को उम्मीद थी कि जैसे ही खोल नीचे गिरेगा, चमगादड़ जाग जाएंगे। वे खोल से निकलकर तार खींचते, जिससे आग लगाने वाले बम सक्रिय हो जाते। योजना थी कि हर B-25 विमान करीब 25 खोल ले जाएगा, यानी कुल लगभग 26,000 चमगादड़ था। नेपाम को छोटे सेल्यूलोज कंटेनरों में रखा जाता था, जिन्हें H2 यूनिट्स कहते थे। इन्हें चमगादड़ों पर चिपकाकर बम के खोल में पैक किया जाता था, ताकि वे कामिकाजे हमले कर सकें। तो जब हार्डवेयर कुछ हद तक तय हो गया,
तो इस विचार की पहली टेस्टिंग के लिए मंच तैयार हो गया, जो एडम्स के घर के पास दक्षिणी कैलिफोर्निया के मारोक एयरबेस में हुई। वे तुरंत कई समस्याओं से जूझ रहे थे। फाइजर और अन्य अधिकारी जो टेस्टिंग की पूर्व संध्या पर एडम्स के घर गए, यह देख हैरान रह गए थे। टॉप सीक्रेट मीटिंग की जगह एडम्स के दोस्तों के साथ वह बैठक डिनर पार्टी बन गई। डेंटिस्ट टेस्ट के लिए लगभग 150 चमगादड़ ही इकट्ठा किए थे, जबकि 3000 चमगादड़ों पर सहमति बनी थी। जब पहला टेस्ट हुआ तो हालात ज्यादा बेहतर नहीं हुए। जैसे ही बम के खोल में बंद चमगादड़ों को छोड़ा गया, वे अपनी नींद से जाग नहीं पाए और सीधे 600 मीटर नीचे जमीन पर गिर गए। बाद में पता चला कि वे सो नहीं रहे थे, बल्कि मर चुके थे, क्योंकि सफर के दौरान उन्हें शांत रखने के लिए जो कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, उसने उन्हें जमा कर मार डाला था। अगले परीक्षण थोड़े बेहतर रहे। ये परीक्षण न्यू मैक्सिको में ही हुए, उसी गुफा के पास जहां से चमगादड़ इकट्ठा किए गए थे और हाल ही में खुले कार्लसबाड आर्मी एयरबेस पर। इस बार एक साधारण कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया और चमगादड़ अपेक्षित उड़ान पैटर्न का पालन करते दिखे। गोले से निकलकर पास के ढांचे पर निशान बनाते हुए बिखर गए। जब परीक्षण के लिए आग लगाने वाले उपकरण इसमें जोड़े गए तो और भी अच्छे नतीजे मिले। चमगादड़ों ने तबाही मचा दी, आसपास की इमारतों में आग लगा दी। हालांकि इसका नतीजा कई लोगों के घायल होने के रूप में निकला और जो ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ उसमें कई हैंगर और कार्लसबैड बैरक के एक जनरल की कार भी शामिल थी। दुर्भाग्यवश परियोजना द्वारा आवश्यक गोपनीयता के कारण क्षेत्र में बहुत कम लोगों को इन परीक्षणों की जानकारी थी और वहां मौजूद लोग निश्चित रूप से अपनी सैन्य स्थापना को यूं अचानक आग की लपटों में घिरते देखकर प्रभावित नहीं हुए होंगे। तो 1943 में यह परियोजना मरीन के अधीन आ गई और एडम्स को इस परियोजना से हटा दिया गया। परीक्षणों का नाम बदलकर प्रोजेक्ट एक्स-रे रख दिया गया और मरीन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षा उपाय लागू हों। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया और यूटा में आगे के परीक्षण किए, क्योंकि इनसे लगातार सकारात्मक परिणाम मिल रहे थे। परीक्षणों की निगरानी कर रहे मुख्य रसायनज्ञों ने यहां तक दावा किया कि आग लगाने वाले बम पारंपरिक बमों की तुलना में आग लगाने में कहीं अधिक प्रभावी थे। उन्होंने बताया कि एक अकेला बम लोड 4700 आगे लगा सकता है, जबकि सामान्य बम लोड 167-400 आगे ही लगा सकता है। परियोजना का परीक्षण लंबा चला और 1944 की शुरुआत तक प्रोजेक्ट एक्स-रे को संघर्ष में इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली थी। इस समय तक अमेरिकी सेना को प्रशांत युद्ध क्षेत्र में जापानियों के खिलाफ अपने द्वीप आगे बढ़ने की रणनीति में सफलता मिल रही थी और यूरोप में अपनी जमीनी घुसपैठ की तैयारी भी शुरू कर दी थी, जिसमें उस साल की गर्मियों के लिए ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की योजना बनाई जा रही थी। बैड बॉम्ब परियोजना ने करीब $2 मिलियन, आज के $18.7 मिलियन खर्च किए। साथ ही लॉस एलामोस से अच्छे परिणाम मिल रहे थे, जहां मैनहट्टन परियोजना अंतिम चरण में थी और अगस्त 1945 में इसका विनाशकारी उपयोग होना था। अमेरिकी सेना में किसी ने अचानक स्पष्टता देखी और महसूस किया, इस योजना में, जिसमें 1 मिलियन तक चमगादड़ों के वध की संभावना थी, न केवल सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि इसमें इन उड़ने वाले जीवों को इकट्ठा करने, पैक करने, परिवहन करने और प्रशांत क्षेत्र में तैनात करने के लिए आवश्यक उपकरणों पर और भी अधिक खर्च होने की संभावना थी। मानव जीवन की भारी हानि, जबकि एडम्स ने इसके न होने का आश्वासन दिया था, शायद ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, जैसा बाद में परमाणु बमों के उपयोग से दिखा। शायद इस परियोजना का भारी खर्च ही अमेरिकी सेना की रुचि घटाने के लिए काफी था। 1944 की वसंत में चमगादड़ बम परियोजना बिना स्पष्ट कारण बंद कर दी गई। योजना बदलने का ठोस कारण नहीं बताया गया। लाइटल एडम्स ने आविष्कारक के रूप में करियर बढ़ाया और तला चिकन वेंडिंग मशीन का प्रस्ताव दिया। साथ ही उन्होंने अपनी असफल चमगादड़ बम योजना जैसी एक और परियोजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें कृषि विमानों से सिंथेटिक घास के बीज बिखेरकर जले हुए इलाकों में फिर से जंगल उगाने की योजना थी। लुइस फाइजर को हार्वर्ड की लैब लौटाया गया। उनकी खोजी गई नेपामल का इस्तेमाल वियतनाम युद्ध सहित कई जगह बड़े असर के साथ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले भी इसका उपयोग हुआ था, खासतौर पर जापानी मुख्य भूमि पर अमेरिकी बमवर्षकों द्वारा किए गए जलाने वाले अभियानों में, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी से पहले चलाए गए थे। फाइजर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई पुरस्कार मिले और नेपामल अब भी युद्ध में उपयोग होता है। संभावना है कि इसे 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले में और अन्य सैन्य महाशक्तियों द्वारा भी इस्तेमाल किया गया है।